नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, हमारी मेहनत के लिए कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और आशा करता हूँ आपको कहानी ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। प्रीति नहीं जानती थी कि यूं जरा सी बात का बतंगड़ बन जाएगा। हालांकि उसे अपने पल भर के गुस्से पर बहुत दुख हुआ था, लेकिन अब तो बात हाथ से निकल चुकी थी। वैसे भी विवाहित नंदों के तेवर साहस से कम नहीं होते। फिर छोटी नंद तो इस घर की लाडली बेटी, सबके स्नेह की इकलौती अधिकारी, उसके लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। हाँ, जरा सी बात ही तो थी। क्या हुआ जो गुस्से में प्रीति ने रजनी को एक थप्पड़ लगा दिया। इस बात को इतना तूल देने की क्या जरूरत थी। वैसे भी प्रीति ने नंद को यह थप्पड़ किसी द्वेष भावना में नहीं मारा था। वह नंद को अपनी छोटी बहन मानती। उसकी जगह अगर उसकी अपनी बहन भी होती तो भी वह वैसा ही करती। लेकिन प्रीति नंद को चाहे लाख बहन जैसी समझे, वह बहन तो नहीं है ना, वह तो ननंद है जिसका दर्जा ऊंचा है। इसीलिए घर में तांडव मच गए। प्रीति जितना सोचती थी उससे कहीं बड़ी उलझन में वह फंसती चली गई। मामले को सुलझाने का कोई सिरा ही नहीं मिल रहा था। दूसरा कोई मामला होता तो पति दिनेश हमेशा उसके साथ खड़ा नजर आता था, लेकिन यह तो उसकी अपनी छोटी बहन को पत्नी द्वारा थप्पड़ मारे जाने का मामला है। उसके स्वाभिमान को चोट पहुंची। अब तो पति भी प्रीति से नाराज है। किस किस को मनाए और किस किस को सफाई दे, प्रीति समझ नहीं पा रही थी। हालांकि नंद पर हाथ उठाते ही प्रीति को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन वह अपनी जली हुई साड़ी को बार बार देख रही थी। दरअसल बात यह थी कि प्रीति को अपनी सहेली की वर्षगांठ की पार्टी में जाना था। दिनेश पहले से ही तैयार होकर आग बबूला हुआ जा रहा था। कह रहा था, तुम स्त्रियों की श्रृंगार होकर ही नहीं देता, हर जगह लेट पहुंचती हूँ। ऊपर से उसकी वह साड़ी जो उसने पहननी थी आयरन की हुई नहीं थी। छुट्टियों में नंद मायके आई हुई थी। भाभी ने से अपना लाड प्यार दिखाते हुए उसने साड़ी को प्रेस करने की जिम्मेदारी ले ली। प्रीति भी नंद के प्यार में रिझती हुई बाथरूम में घुस गई। तभी नंदोई जी का फ़ोन आ गया। नंद रानी फ़ोन पर ऐसी बिजी हो गई, बातों में इतनी व्यस्त हो गई कि साड़ी के ऊपर से आयरन उठाना भूल गई। और जब प्रीति बाथरूम से निकली तो अपनी साड़ी को जलती हुई देखी और अपने होश गंवा बैठी। उसने गुस्से में आकर नंद का मोबाइल छीनना चाहा, लेकिन मुसीबत गले पड़ गई। नंद ने चेहरा उधर घुमा लिया और प्रीति का हाथ सीधा नंद के गाल पर जा पड़ा। यह थप्पड़ नहीं था, थोड़ी सी छुअन थी, लेकिन नंद ने इसे थप्पड़ का नाम दे दिया। पूरे घर में बवाल मच गया। घर की लाडली बहू अचानक खलनायिका बन गई। प्रीति का पार्टी में जाना तो कैंसिल होना ही था, लेकिन अब तो पूरे घर का माहौल ही तनावपूर्ण हो चुका था। सास नंद किचन में कदम तक नहीं रखती, घर के कामों को हाथ तक नहीं लगाती। पीड़ित पक्ष जो ठहरा, लिहाजा प्रीति को ही सारा काम करना पड़ता। खाना भी अकेले ही बनाती। खाने की मेज पर सबके मुंह चपातियों की तरह फूले हुए नजर आते। नंद खाने की तरफ देखना तो दूर, मेज पर आने तक से इनकार कर दिया। सास ने बहुत मनाया, परंतु लाडली बेटी ने एक टुकड़ा भी मुंह में ना डाला। रूठी हुई रानियों को भवन की खलनायिका से कम नहीं मानी जाती। नंद की जिद थी कि भाभी उससे माफ़ी मांगे। सिर्फ दिखावे भर की माफ़ी नहीं बल्कि पश्चाताप के आंसुओं से भीगी हुई माफ़ी। उधर इसे प्रीति अपनी गलती ही नहीं मान रही थी। फिर माफ़ी और पश्चाताप का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जिस तरह से एक घर में दो महत्वाकांक्षी नहीं रह सकते, उसी तरह जरा सी बात अब प्रतिष्ठा का सवाल बनने लगी। नंद अब यहाँ एक पल रुकने को तैयार नहीं। वहीं सास को डर था कि कहीं समझाने तक यह बात ना पहुँच जाए और सम्मान का फलूदा बन जाए कि भाभी ने थप्पड़ मारा। यह बात बेटी के ससुराल पहुंची तो बेटी का मान ही क्या रह जाएगा। उन्हें आशा थी कि शायद एक दो दिन में प्रीति को अपनी गलती का एहसास होगा और वह माफ़ी मांग लेगी। ससुर जी के कमरे में सास की अध्यक्षता में देर तक मीटिंग चलती रहती। सभी सदस्य मीटिंग में उपस्थित रहते थे, सिवाय प्रीति के। वह इस मीटिंग से बहिष्कृत थी। अकेली अपने कमरे में विचारों में डूबी रहती थी। कोई उसका पक्ष नहीं ले रहा था। पति की नाराज़गी इतने दिन कैसे सहन करे। कामनी स्त्री एक रात में ही पति को घुटनों पर ला सकती है। ढलती रात दिनेश ने कमरे में प्रवेश किया। प्रीति जागते हुए भी सोने का नाटक कर रही थी। दिनेश ने उसकी कमर के इर्द गिर्द घेरा डाल दिया।
प्रीति ने अपना मुंह उसकी तरफ घुमाया। दिनेश ने अपनी आवाज़ में मिठास घोलते हुए कहा, प्रीति तुम सुबह रजनी से माफ़ी मांग लेना, इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। यह बात सुनते ही प्रीति के सीने में जलन होने लगी। वह गुस्से में भरकर बोली, दिनेश तुम भी अपनी बहन का ही पक्ष ले रहे हो। तुम जानते हो कि मैंने कोई गलती नहीं की, तो माफ़ी किस बात की। एक तो तुम्हारी नकचड़ी बहन ने मेरी इतनी कीमती साड़ी जला दी, ऊपर से तुम चाहते हो कि मैं उससे माफ़ी मांगूं, गिर जाऊं उसके पैरों में। मुझसे यह नहीं होगा, किसी भी सूरत में नहीं। दिनेश बोला, साड़ी ही तो थी ना, मैं तुम्हें नए ट्रेंड की 5 नई साड़ियाँ दिलवा दूंगा, प्लीज़ रजनी से माफ़ी मांग लो। प्रीति ने कोई जवाब नहीं दिया, पीठ फेर कर सो गई। वह झुकने को तैयार नहीं थी। दिनेश ने उसे मजबूती से पकड़कर ज़बरदस्ती अपनी तरफ खींचा। उसने अपनी तरफ से कोई हरकत नहीं की। फिर बोली, मैंने रजनी को थप्पड़ नहीं मारा था, लेकिन आप सब कहते हैं तो चलो मान लेते हैं कि मैंने उसे थप्पड़ मारा था, लेकिन इसमें उसकी गलती थी। अगर उसकी जगह मेरी बहन होती और वह मेरी कीमती साड़ी जला देती तो भी मैं अपनी बहन को एक ज़ोरदार थप्पड़ जरूर जड़ देती। आप दोनों भाई बहन क्या कभी आपस में नहीं झगड़ते? क्या आपने अपनी छोटी बहन को कभी थप्पड़ नहीं मारा? क्या तुम्हारे माँ बाप ने उस पर कभी हाथ नहीं उठाया? फिर आज महाभारत क्यों छिड़ गई? प्रीति अपना आंचल भिगोने लगी। दिनेश बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। इस समय तक घर के सभी सदस्य सो चुके, विचारों के मंथन की झड़ी लगी हुई थी। कुछ देर बाद उन्हें भी नींद आ गई। अगली सुबह अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए प्रीति ने सबको चाय दी, लेकिन आज चाय के प्रति कोई उत्सुक नहीं था। नंद और सास ने तो कप को छुआ तक नहीं, बस घूरती रही। हर कोई बात शुरू करने की प्रतीक्षा कर रहा था। रजनी ने अटपटा सवाल पूछा, भाई तुम किससे ज़्यादा प्यार करते हो, मुझे या अपनी पत्नी को? दिनेश चौंक गया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ ने नज़रें घुमा ली। पिता ने अपना सिर अखबार में घुसा लिया। प्रीति की निगाहें पति के चेहरे पर टिक गई। दिनेश धर्म संकट में फंस गया, जिससे बचना आसान नहीं था। वह बोला, यह कैसा बेतुका सवाल है? रजनी दृढ़ता पूर्वक बोली, मुझे नहीं पता। जवाब दो कि आपको बहन प्यारी है या पत्नी। दोनों में से किसी एक के स्वाभिमान की रक्षा करनी हो तो आप किसे चुनेंगे? प्रीति कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर अपने कमरे में चली गई। दिनेश ने राहत की सांस ली। बहन को बगल वाली कुर्सी पर बैठा कर बोला, बहन भाई का रिश्ता बहुत मजबूत और पवित्र होता है। मेरी बहन हजारों में एक है। दर्शक देखकर माँ मुस्कुराई। पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। रजनी को अपने सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन वह यहीं पर रुकने वाली नहीं थी। आंखों में आंसू भरकर बोली, भाई यदि आप मुझे सचमुच प्यार करते हो तो भाभी को तलाक दे दो। बहन की बात सुनते ही दिनेश को सांप सूंघ गया। उसने रजनी की आंखों में देखते हुए कहा, यह क्या कह रही हो तुम? जरा सी बात पर इतना बड़ा फैसला? तलाक का मतलब भी जानती हो? एक बार सोच कर देखो। मेरे ख्याल से प्रीति की गलती इतनी बड़ी भी नहीं है कि तुम उसके लिए इतनी बड़ी सज़ा तय कर दो। दिनेश ने बहन को समझाने की कोशिश की। समर्थन पाने के लिए माँ पिताजी की तरफ देखा, लेकिन माँ ने फिर से नज़रें घुमा ली और पिताजी तो पहले से ही अखबार में घुसे हुए थे। रजनी गुस्से में भरकर बोली, जरा सी बात? क्या बहन के स्वाभिमान पर चोट भाई के लिए जरा सी बात होती है? हम बहनों ने क्या इसी दिन के लिए आपकी कलाई पर राखी बांधी थी कि एक दिन आपकी पत्नी हमारी गाल पर थप्पड़ मारे और आप चुपचाप तमाशा देखें? माँ ने अपनी मंशा जाहिर की। रजनी ठीक ही तो कह रही। वह 2 साल पहले ब्याही हुई लड़की तुम्हारी इतनी सगी हो गई कि आज बहन को तुमने पराई साबित कर दिया। आज उसने नंद को थप्पड़ मारा है, कल सास ससुर की इज्जत उतारेगी, तब भी क्या तू चुपचाप तमाशा देखता रहेगा? बाबूजी ने अखबार की खबर पढ़कर सुनाई। मनरेगा में बरसात से पहले ही नदी नालों पर बांध बनवाए जा रहे ताकि तबाही होने से रोकी जा सके। यह सरकार का प्रशंसनीय फैसला है। दिनेश समझ गया कि इनका पलड़ा भी बेटी की तरफ ही झुक रहा है, भविष्य के लिए आगाह कर रहे हैं। कहा तो दिनेश इन गर्मियों की छुट्टियों में दोनों बहनों को बुलाकर उन्हें प्यार के पलड़े में झुलाकर यह मकान अपने नाम करवाना चाह रहा था। वह सोच रहा था कि इन छुट्टियों में दोनों बहनें जब रहने आएगी तो वह मकान के कागज़ तैयार करवाकर उन पर बहनों के हस्ताक्षर ले लेगा, क्योंकि वह भी पिता की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार है। लेकिन प्रीति ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब यह बात बहुत बढ़ चुकी थी कि दिनेश समझ चुका था नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। नुकसान मेरा हुआ तो पत्नी कहाँ फ़ायदे में रहेगी, इसीलिए कोई ना कोई तरकीब सोचनी ही होगी। बहन दिन भर अपने कमरे में पड़ी रही। सब ने कोशिश करके देख ली। वह प्रीति को तलाक देने की बात पर अड़ गई। हालांकि यह हरकत बचकानी थी।
यह सब जानते थे कि लेकिन फिर भी उन्हें डर था कि कहीं इस बार बहू की जीत उसके सिर में सींग ना उगा दे। इसीलिए हर कोई चाहता था कि बहू झुके। नंद ने ननद से माफ़ी मांगे। झाड़ियों को कांटेदार होने से पहले ही कतर देना ठीक रहता है, इसीलिए सभी बहू को सबक सिखाने के पक्ष में जरूर थे। रात को सोने से पहले दिनेश ने अपने शब्दों पर चाशनी चढ़ाई। प्रीति सुनो ना जरा। प्रीति ने आंखों के इशारे से पूछा, क्या है? दिनेश बोला, रजनी को सॉरी बोल दो ना प्लीज़। यह उसका बाल हट। जरा सोचो, यदि यह बात उसकी ससुराल चली गई तो वे लोग हमारे बारे में, खासकर तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? तुम तो जानती ही हो कि उसके ससुर जी तुम्हें कितना मानते हैं। वह तो हमेशा तुम्हारी तारीफ करते हैं। दिनेश ने निशाना साध कर चोट मारी। निशाना लगा भी सही जगह पर और अधिक जोरदार भी, लेकिन लक्ष्य को भेद नहीं सका। प्रीति ने व्यंग कसते हुए कहा, इसे बाल हट नहीं त्रिया हट कहते। दिनेश ने फिर से निशाना साधा। प्रीति, तुमने वह कहावत तो सुनी होगी, आवश्यकता पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। समझ लो आज हमें रजनी को मनाना है। दिनेश इनडायरेक्टली बहन को गधी कह रहा था। यह बात प्रीति के दिल को सुकून दे गई। दिनेश ने मौके की नजाकत देखते हुए प्रीति का हाथ पकड़ लिया। प्रयास सही दिशा में जा रहा था। उसने रजनी की थोड़ी सी बुराई और की तो पत्नी शीशे में उतर गई। शक्कर दूध में घुली तो उसकी मिठास कई गुना बढ़ गई। अगले दिन सुबह प्रीति चाय बना रही थी और गुनगुना रही थी। दिनेश भी मेज पर तबला बनाकर बजा रहा था। इसी अप्रत्याशित परिवर्तन ने सबको परेशान कर दिया। सास ससुर कमरे से बाहर आ चुके थे। प्रीति ने 3 चाय के कप बाहर मेज पर रखे और 2 कप लेकर अंदर ननद के कमरे की तरफ बढ़ी। माँ बाप की नज़रें लगातार पीछा कर रही थी। बिस्तर पर बैठी गुमसुम ननद के पास जाकर बैठ गई। प्रीति ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। सुबह सुबह किसी को भी इस माफ़ीनामे की उम्मीद नहीं थी। रजनी की नज़रें झुक गई। प्रीति ने अपनी बात जारी रखी, कल तक मैं इस बात को जरा सी बात समझ रही थी, तुम्हारा बचपना समझ रही थी, लेकिन कल रात मैंने जब थप्पड़ मूवी देखी तब मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास हुआ। मैं इस बात से शर्मिंदा हूँ। एक स्त्री होकर मुझे तुम्हारे स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। मैं सचमुच तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, दिल से। रजनी ने प्रीति की तरफ देखा, एक पल सोचा और फिर भाभी के गले में बाहें डाल दी। दिनेश खुश था। उसने अपनी योजना को सिरे तक पहुंचा दिया। माँ बाप खुश थे क्योंकि बेटी खुश थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है, लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।